इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चला रहा है ये खुद इमरान खान साहब ने बता दिया और ऐसा खौफनाक तरीके से बताया है कि अब वो शख्स बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इमरान खान साहब के अकाउंट किसके हाथ में है, क्यों इमरान खान साहब के नाम पे वो बहुत कुछ बोल रहा है और इमरान खान साहब ने उस बंदे का नाम क्यों हमारे इदारों के सामने रख दिया, पूरी डिटेल आपको आज के व्लॉग में बताई जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जेल साजों ने पूरी एक टीम बना के जापान भिजवाने की कोशिश की, ये पकड़े कैसे गए और इससे पाकिस्तान और जापान के जो ताल्लुकात हैं किस तरह कितने ख़राब हुए, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक अनोखा सा वाक़या हुआ है दुनिया के अंदर कि एक स्टार जो है सितारा, उसका नाम एक फ़िल्म के नाम के ऊपर रख दिया गया है और ये अजीब सा एजाज़ है। ये एजाज़ किसको दिया गया, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली जो स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान साहब आ गए हैं शदीद गुस्से में। उनसे एक इन्वेस्टिगेशन हुई जेल में और जब उनसे सवालात पूछे गए तो उन्होंने जवाब देने की बजाय उन्होंने अफसर को ही झाड़ के रख दिया और आगे से कहा कि भाई तुम तो हो ही मेरे खिलाफ तासुब रखने वाले शख्स। ये क्यों किया गया, ये इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की थी, सवाल क्या था जिस पे गुस्से में आ गए, ये भी आपको बताएंगे। और उसके साथ अपने एक बंदे की ऐसी की तैसी फिरवा दी। वो बंदा कौन सा है ये कौन सी बात थी, डिटेल से बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो जेल के अंदर है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना उनके पास कोई टैबलेट है, ना ही उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन है। लेकिन उनके जो ख्यालात हैं वो मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर आते रहते हैं, बल्कि उनकी जो ट्वीट्स हैं वो एक्स के ऊपर भी आती हैं और तहलका मचा देती है पूरी दुनिया के अंदर। अब तो बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ गई है कि उसके अंदर लिखा जाता है कि वकला से मुलाकात पे उन्होंने कहा या फिर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मुलाकात के दौरान कहा। लेकिन इससे पहले तो ये भी नहीं लिखा जाता था और ट्रूली जो इमरान खान साहब सोचते थे, जो इमरान खान साहब कहते थे, वो अगले दिन बल्कि चंद घंटों के अंदर अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता था। और फिर बहुत ज़्यादा तहकीकात हुई तो पूरी एक टीम थी 7 लोगों की जिनका ताल्लुक जेल के अमले से था, वो गिरफ्तार भी हुए। और फिर वो पूरा एक नेटवर्क भी पकड़ा गया कि जो बाकायदा इमरान खान साहब को मोबाइल देता था, फिर इमरान खान साहब उसके ऊपर टाइप करते थे, फिर वो आगे ट्वीट जाती थी, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता था, फिर उसको बेहतर बनाया जाता था। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब कुछ मज़ामीन भी लिखते थे मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए और वो मज़ामीन भी बाहर आते थे और फिर उन अखबारात को बाकायदा डिलीवर किए जाते थे और फिर वो अखबार इमरान खान साहब का इंटरव्यू या इमरान खान साहब का आर्टिकल उसके अंदर छापते थे। 300 के करीब ऐसे आर्टिकल छपे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अखबारात में, पर टॉप के अखबारात में छपे। फिर वो पूरा नेटवर्क गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया। तो अब अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसके बारे में पता किया जाए कि कौन इसको चला रहा है और किस तरह चला रहा है। तो अब ये क्योंकि शिकायत दर्ज है NCCIA में, जो एक पूरी अथॉरिटी बनी है जिसने साइबर क्राइम के बारे में बाकायदा तहकीकात करती है और उसके बाद जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार करके, बड़ा अच्छा इदारा बना है और इसके अंदर बहुत सारे लोग, नौजवान लोग भी इसके अंदर हैं जो बहुत अच्छी तहकीकात करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या अथॉरिटी, मेरा ख्याल है अथॉरिटी होगी या एजेंसी होगी, जो भी ये काम कर रही है। बहरहाल ये एक अथॉरिटी है जो ये काम कर रही है। और इसके एडिशनल डायरेक्टर हैं अयाज खान, नाम है इनका। और अयाज खान बड़े पॉपुलर हैं इस लिहाज से कि तोशा खाने का केस हो या इमरान खान साहब का साइफर का केस हो तो अयाज खान साहब तहकीकात के लिए जाते थे FIA की तरफ से। FIA के मुलाजिम हैं। इमरान खान साहब इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और ये इनके ऊपर तपे हुए बहुत हैं। जब इनको देखते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे पंजे झाड़ के इनके पीछे पड़ जाते हैं कि तू आ तो सही इस साइड पे। कई मरतबा इनकी उनके साथ मुलाकात हो चुकी है इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब इनको पसंद नहीं करते। तो कल एक 3 रुकनी टीम जेल में इमरान खान साहब के पास गई और उसकी क़यादत अयाज खान साहब कर रहे थे। और अयाज साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब हम आपसे माज़रत चाहते हैं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, और लेकिन इस किस्म की ड्यूटीज़ जो है हमें करनी पड़ती है और हमें करनी ज़ाहिर मजबूरी है, हम इदारे के अंदर मुलाजिम हैं। तो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आप इन सवालों का जवाब देंगे। अदालती हुक्म। वो अदालती हुक्म। तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, कहा मैं तुम्हारी तो किसी बात को नहीं सुनूंगा, तुम तो जाओ इधर से।
تو उसने कहा सर मैं ज़ाहिर है स्टेट के बिहाफ पे आया हूँ, तो आप मेरे साथ इस तरह तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तो तुम तो बिके हुए हो, तुम्हारा तो ज़मीर ही नहीं है, और तुमने साइफर के केस में भी मेरे साथ ये किया था, तुमने तोशा खाने के केस में भी ये किया था, तुमने फलां केस में भी तुमने ये किया था, और मैं एक मुर्दा ज़मीर आदमी के साथ तो बात ही नहीं करना चाहता। तो बहरहाल वो अयाज साहब जो थे उन्होंने कहा जी ये बात तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो अदालती हुक्म है और हमारा कोई ज़ाती आपके साथ पड़ा नहीं है, कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये स्टेट का काम है, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आपने भी इसी टाइप के अहकामात देने थे, या आपका दौर होता तो उसमें भी हमने यही काम करना था, तो आपको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब थोड़े से ढीले हुए, तो साथ ही उन्होंने पहला सवाल दाग दिया कि ये बताएं कि जो आपका अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उसको कौन चला रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बताया तो वो अगवा हो जाएगा, उसको आप लोग गिरफ्तार कर लेंगे, तो मैं अपने जो बंदा है उसको क्यों गिरफ्तार कराऊं, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर टीम ने कहा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जबरान इलियास साहब जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं वो आपका अकाउंट चला रहे हैं, या फिर मोसाद है, या फिर CIA, फिर कुछ और एजेंसीज हैं हाँ जी। जो आपका जो अकाउंट है उसको ड्राइव कर रही हैं, उनके पास है। तो उसके ऊपर वो नाराज़ हो गए इमरान खान साहब। उसने कहा कि तुम होते कौन हो जो मोसाद का नाम लिया है, CIA का नाम लिया है, तुम्हें पता है कि मोसाद का एजेंट कौन है और कौन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है? जबरान इलियास, उन्होंने बड़े जोर दे के कहा कि जबरान इलियास तुम लोगों से ज़्यादा बड़ा मुहिब वतन है। तो अनइंटेंशनली उन्होंने बता दिया कि जबरान इलियास जो है वही ये सारा धंधा कर रहा है और उसी के पास एक्सेस है मेरे अकाउंट्स का। और उससे पहले भी एजेंसीज का यही ख्याल था कि ये अलीमा खान साहब को बताते हैं, इमरान खान साहब, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो राब्ते में हैं जबरान इलियास के, वो जबरान इलियास को बता देते हैं कि ये इमरान खान साहब ने कहा है, और जबरान इलियास साहब फिर उसको वेट करके उसको थोड़ा सा और तेज़ करके उसके अंदर को मसाला डाल के वो फौरी तौर पर उनकी ट्वीट बना के वो चला देते हैं। अब आप ही ने एक इंटरव्यू किया था यहाँ पे फरहान विरक साहब का, जो पहले जबरान इलियास साहब के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे इंकशाफ किया था कि जो जबरान इलियास है ये CIA के एजेंट है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि आप इनका प्रोफाइल, इनका जो CV है, आप CIA की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना, हाँ। उनकी वो कहते हैं इनकी सीवी वहाँ पे मौजूद है, जो भी वो बंदा आप वहाँ काम कर चुका हो या कर रहा हो तो उसकी सीवी का डाटा वहाँ मौजूद होता है, जबरान इलियास का वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आज हमारी टीम ने इसके बारे में थोड़ी सर्च भी की, तो पता चला कि US SSS है, SSS है, और ये बेसिकली US सीक्रेट सर्विस है, और उसके ये मेंबर हैं, और ये इनका जो CV है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये हमारे मेंबर हैं। तो अच्छा ये साहब, अजीब एक सी चीज़ बात है बताइएगा। कि आप एक दूसरे मुल्क के की सीक्रेट एजेंसी के मेंबर भी हैं और वो डिक्लेयर भी आपको कर रहे हैं, और साथ साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप उनका बयानिया जो वो भी चला रहे हैं। तो अजीब सी बात है। वैसे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बंदा मोदी का असिस्टेंट हो और वहाँ पे बैठ के मौलाना तारक जमील साहब का अकाउंट चला रहा। ठीक है। तो अजीब सा लगता है ना। बिल्कुल तो सर। साहब, मैं थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ से पूछना चाहता हूँ आपसे, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का तरीकाकार होता है काम करने का, इनका बंदा क्या कभी साबका होता है जो एक दफ़ा इनके साथ काम कर ले? नहीं नहीं, सबका अगर नहीं होता, जबरान सबका नहीं इलियास होता। कहे भी मैं तो छोड़ चुका हूँ। हाँ, मरने तक वो उसके साथ ही रखा जाता है उसको, अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अगर निकल गया आपके हाथ से तो वो आपके लिए बगाड़ पैदा करेगा, आपके लिए फसाद पैदा करेगा, तो इसको फिर एंगेज रखा जाता है। हो सकता है फ़र्ज़ कर लें आपको $1 लाख दिया जा रहा हो सैलरी में, तो उसके बाद आपको $10,000 पे आपको हायर कर लिया जाए कि बेटा तू कम कुछ ना कर, घूमता फिरता रहे, लेकिन तुम्हारा राब्ता हमारे साथ रहना चाहिए और मोबाइल तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो उनको जो फ़ोन दिया जाता है वो फ़ोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और उन पे पाबंदी होती है कि इसको बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप किसी साइड पे भी चले जाएं, ठीक है। जब आप फ्लाइट में जाएंगे तो उस वक्त भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लिंक आपका अपने मुल्क के साथ रहता है। ठीक है। तो ये लोग जो जो सीक्रेट एजेंसीज में काम करते हैं, इनको फ़ोन इस टाइप के दिए जाते हैं जो उन्होंने बंद नहीं करने होते, इन्होंने अपने साथ ही रखने होते हैं। ठीक तो है। उसमें हो सकता है कि आपकी सैलरी जो उसको 10% पे ले जाके उसे कहा जाए कि तू चिल कर, बस ये तुम्हारी रिटायरमेंट पेंशन है और तुमने रहना हमारे साथ ही है, जो हमारे साहब, रास्ते में। कुलभूषण यादव जो है जब पकड़ा गया तो इंडियंस ने कहा ये तो रिटायर्ड है। हम्म। हालांकि वो रिटायर्ड नहीं, वो सर्विंग था, रिटायर कागजात में आप कुछ भी कर दो। हाँ, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर है उसने खुद उसकी जो है पूरी एक स्टेटमेंट आई हुई थी कुलभूषण यादव की कि जनाब मैं तो नेवी का ऑफिसर हूँ,
प्रॉपर उन्होंने डिटेल बताई, फिर वो सारे प्रोफाइल निकाले पाकिस्तान ने, चाहे इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और फिर उसने अपना नंबर बताया, बाकी सब चीज़ें बताई। उसकी फैमिली आई यहाँ पे दफ्तर खारजा में, जब जूते उतरवाए गए थे और अंदर वो माइक्स थे। जो माइक्स थे उनसे मुलाकात जो थी उनकी करवाई गई सारी, और शीशे का एक पूरा कैबिन बनाया गया दरमियान में, जिसके अंदर उनको बिठाया गया, और फिर सामने उसकी फैमिली, फिर सारे कैमरे लगे हुए, लोग भी बहुत ज़्यादा थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको खुफिया गुफ्तगू कर लें। कुछ उन्होंने कोड्स उसके साथ शेयर करने की कोशिश की थी, जैसे सारे पाकिस्तानी इदारों ने भी नोट किया था कि एक ही बात 3 मरतबा क्यों की जा रही, उसका कोई मकसद होता है ना जी सारा। तो वो कुछ कोड्स होते हैं जो इनको सब सीक्रेट एजेंसी के लोगों को सिखाए जाते हैं, और दूसरा आदमी जो उन कोड्स में बात करता है, जैसे कि मसलन टैपिंग कर लेता है इस तरह से करके, तो ये टैपिंग का कोई मतलब होता है, ये कान को खुजाता है, इस तरह को मतलब होता है। या फिर आप अपने चचा मामू या ताए का नाम ले देते हैं कि यार वो चचा जो है ना फरहान साहब, उनसे ज़रूर रब्ता करना है, या ताया फ़र्क जो है उसको कह देना कि मैं खैरियत से हूँ। तो ताया जो होता है कोई और होता है हमेशा। ठीक है। जैसे कि इमरान खान साहब ने एक कॉल की थी जब वो आज़म गिरफ्तार थे, स्वाति वाला। उन्होंने आज़म स्वाति से कहा था कि आज़म स्वाति से रब्ता करें, ठीक जबकि वो आज़म स्वाति नहीं था, वो जनरल फैज़ हमीद था, अच्छा। कि जनरल फैज़ हमीद से रब्ता करें। तो बाद में जब तहकीकात हुई कि आज़म स्वाति का क्या ताल्लुक है, तो पता चला कि आज़म स्वाति उन्होंने कोड वर्ड्स रखे हुए हैं, ये बेसिकली जनरल फैज़ हमीद साहब की बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं ना सीक्रेट एजेंसीज, वो ये काम करती रहती हैं। तो बहरहाल उनसे फिर अगला सवाल ये पूछा गया था कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनसे फसाद क्यों फैलाया जाता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कबायली ऑपरेशन के ऊपर मेरे इख्तलाफात हैं और मेरी इख्तलाफ राय है, तो इसको फसाद नहीं कहना चाहिए। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि आप कबायली इलाकों के अंदर ऑपरेशन करें। तो उस पे उन्होंने थोड़ा सा एतराज़ भी किया अपनी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी जो है मेरा बयान करे, लेकिन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, खौफ ज़दा हैं लोग, और रियासती जबर के सामने बेबस हैं। तो इसलिए मुझे अपने जो दूसरे लोग हैं उन सब का सहारा लेना पड़ता है जो मेरा बयानिया दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि मेरी पार्टी के अंदर जान नहीं है, तड़ रही है मेरी पार्टी के अंदर। ठीक तो है। ये उन्होंने थोड़ा सा एतराज़ भी किया। इससे पहले अलीमा खान साहबा जो ना, आज उनसे भी ये सवाल किया गया था कि ये कौन है जो इमरान खान साहब को ट्विटर हैंडल कर रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो कर्नल साहब है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारे सहूलतकार भी हैं और वही हमारी मदद करते हैं। तो अलीमा खान साहबा ने पूरा कर्नल साहब के साथ जो एक बदला लेने की कोशिश की है, जो ठीक है। बदला बनता नहीं है कोई भी। तो सर एक बड़ा ही मज़ेदार काम है, लेकिन अलीमा बहरहाल ये साहबा इमरान इमरान खान इलियास साहब का सर ले गए इमरान खान साहब, और जो इनके साथी हैं जो इनके लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब अपना गुस्सा जब्त कर देते, जबरान इलियास पे बात ही ना करते, तो जबरान इलियास बेचारा बच जाता। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कह दिया है, तो अब एक केस बनेगा जबरान इलियास के खिलाफ, और ये केस अगर बन गया तो जबरान इलियास जो है ना अमेरिका में नहीं रह सकेंगे फिर। चॉइस आप देखें, पता कि आपने कहा कोड वर्ड में बात होती है, उन्होंने एजेंसी को कोड वर्ड में बता दिया कि जबरान इलियासी है। जबरान इलियास जाहिर है, जाहिर है। कि पढ़ लो इनको। हाँ, इसको पकड़ लो, है ना। क्या जैसे वो एक बंदा था ना, उसने अपना खजाना दीवार के अंदर छुपा दिया, तो दीवार के ऊपर छुपा के उसके ऊपर पेंट कर दिया, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उससे तसल्ली ना हुई, तो उसने उसके नीचे लिख दिया कि यहाँ पे कोई खजाना नहीं छुपाया हुआ। नहीं, बस जबरान इलियास नहीं है। जी, ये जबरान इलियास नहीं है, सिर्फ जबरान इलियास मुहब्बे वतन है। मुहब्बे वतन, ठीक है, वो समझ गए आगे वाले। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी इस तरह से है जी कि पाकिस्तान के स्मगलर्स ने तलाश किया नया रास्ता। पिछले रास्ते से हो गए थे, तो वो बोर हो गया था, थोड़ा सा मुश्किल भी। उन्होंने कहा कोई ऐसा रास्ता निकालो कि किसी को पता ना लगे, और वाकई उन्होंने निकाल लिया। यकीन माने जब ये स्टोरी हमने पढ़ी तो मैं, जिसे कहते हैं ना बंदा वो परेशान हो जाता है कि ये कैसे, मतलब एक ऐसे रास्ते से जिससे मैं, आप या कोई भी शरीफ आदमी ट्रेवल करके मुल्क से बाहर जाता है, ऐसा ही एक रास्ता अपना के पूरी ह्यूमन स्मगलिंग कर दी, पूरी की पूरी टीम कहीं पहुंचा दी। अगला मुल्क परेशान हो गया जहां पे लैंड किया कि भाई ये कौन लोग हैं, किस तरह से यहां तक पहुंच गए। लेकिन स्टोरी ये यहां तक पूरी नहीं है। पिछले साल भी एक काम बहुत बड़ा हुआ था, वो भी आपको बताएंगे, तो जानते हैं इस चैप्टर में। अब ये जापान से रिलेटेड है कि पूरी एक फुटबॉल की जाली टीम बना के उसमें 22 खिलाड़ी रख के उनको जापान पहुंचा दिया गया था, पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के। लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़, मैं इस तरफ आऊँगा स्टोरी की तरफ, मैं क्योंकि हमारे टूर जाते रहते हैं जापान, हर महीने हमारा टूर जाता है, और रेगुलर आईबैक्स जो हमारी कंपनी है, वो ज़ाहिर टूरिज्म हमारा काम है, पैशन है, जिसको कहते हैं पैशन। ये हमारा बिजनेस नहीं, पैशन है जो एंजॉय करते हैं मैं और शुमाइल दोनों। तो इसमें आप यकीन करो कि जितना आसान जापान जाना नौकरी के लिए, ठीक है, जितना आसान अमेरिका जाना, जितना आसान यूरोप जाना है, दुनिया में किसी और जगह पे नहीं।
یعنی آپ سعودی عرب جاتے ہوئے آپ کو پرابلمز ہو سکتے ہیں, یو ای جاتے ہوئے آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں, آپ کو قطر جاتے ہوئے پرابلم ہو سکتے ہیں, کویت جاتے ہوئے پرابلم ہو سکتے ہیں, انڈیا امپاسبل ہے آپ کے لیے, ٹرکی جاتے ہوئے پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے پراپر ورک پرمٹ پہ, اور اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پہ جاب کے لیے, اور اگر آپ یورپ پہ جانا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پہ جاب کے لیے, اور اگر آپ جاپان جانا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پہ, جاپان میں سب سے زیادہ آسان کام ہے. لیکن ہم کیونکہ بیوقوفوں کی قوم ہے پوری کے پورے, ہم آسان راستہ اختیار نہیں کرتے جس کے اندر ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگتا, اور کوئی نہ ہم نے کوئی فٹیگ کاٹنی ہے, نہ ہم نے جیل جانا ہے, نہ ہمارے جو پاسپورٹ ہیں اس کے اندر ریفیوزل کی مور لگنی ہے, نہ ہی ہمیں ڈیپورٹ کرنا ہے کسی نے ہے. لیکن ظاہر ہے پھر ہم ایسا راستہ اختیار نہیں کریں گے, اسی قسم کا 2 نمبر راستہ اختیار کریں گے. بلکہ میں بڑا چاہ رہا ہوں, اور بلکہ ہم نیچے نمبر بھی دے دیں گے ڈسکرپشن میں, کہ اگر آپ واقعی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں, سیٹل ہونا چاہتے ہیں, تو سب سے آسان کام ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ٹریننگ دے سکتے ہیں اس کی ٹرین, کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. بہت آسان کام ہے. مثلا آپ کو لینگویج آنی چاہیے, دوسرا آپ کو وہ ٹریڈ تلاش کرنا چاہیے جو وہاں پہ ضرورت ہے, آپ کو کام آنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ پراپر وے اختیار کریں, اور بہت آسان کام ہے. تو بہرحال اس طرف آتے نہیں, نہ کو بتاتا ہے ان کو. جبکہ جاپان کے اندر, جاپان ایک وہ ملک ہے جس کو پاکستانیوں کی بہت ضرورت ہے. 5.5 لاکھ بندہ چاہیے ان کو اس وقت میں, اچھا, اور پاکستانی اس فہرست کے اندر شامل ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں کہ آئیں وہاں پہ, لیکن سیدھا راستہ اختیار کر, سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے. بہرحال آپ کو ایک نمبر دے رہے ہیں ہم, اور اس کے اوپر ہم ایک اوپن قسم کا سیشن کریں گے جس میں ہم آپ کو صرف اتنا بتا دیں گے کہ آپ نے استعمال طریقہ کیا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے آپ کو پراپر ہیومر سورس ڈیولپ ہو آپ کا, وہاں جائیں آپ کو وارملی ویلکم کہیں, آپ اپنی فیملی کو لے جا سکیں, اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر سکیں. تو بڑا آسان ہے. لیکن آسان راستہ اختیار کرنے کے بجائے ایک جعل سازش جس کا تعلق سیالکوٹ کے اندر ہے, اس سے ایک جعلی فٹ بال ٹیم بنائی, اور اس فٹ بال ٹیم میں اس نے 22 بندے 22 جو کھلاڑی تھے وہ بھرتی کیے, اور ہر کھلاڑی سے اس نے 40 لاکھ روپے لیا. 40 لاکھ روپے بڑی رقم ہے یار, ویسے اتنا بڑا بزنس ہو سکتا ہے 40 لاکھ روپے. یہ پاگل لوگ ہیں جو 40 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, اور انلیگلی وہاں پہ پہنچنے کے لیے, جس میں ان کے کوئی رائٹس نہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہاں پہ. 40 لاکھ روپیہ ریکور کرنے کے لیے 10 سال چاہیے آپ کو وہاں پہ, یعنی کمانے میں آپ کو 10 سال لگ جائیں گے. تو بہرحال اس میں اس نے کیا یہ کہ ایسے جعلی کاغذات بنائے, اور باقاعدہ فٹ بال میچ شیڈیول کیا اس نے وہاں پہ, وہ شیڈیول تھے سارے. پھر اس نے وزارت خارجہ کے جعلی کاغذات بنا لیے. پھر اس نے فٹ بال رجسٹریشن کی جعلی اس نے ڈاکومنٹس بنائے سارے کے سارے, اور سب کچھ کرنے کے بعد اس نے ایمبیسی کو ویزا اپلائی کیا, اور ایمبیسی نے تھوڑا بہت ویریفائی کر لیا ہوگا, اس نے دیکھا کہ اتنے زبردست قسم کے ڈاکومنٹ ہیں, وزارت خارجہ کا ڈاکومنٹ ہے. تو اس کے بعد یہ اس طرح کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ کے اگر فرض کریں ڈاکومنٹس لگائے ہوتے ہیں تو نیچے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے انہوں نے, تو جب بھی بندہ یا ایمبیسی فون کرتی ہے تو اسی نمبر پہ فون کرتی ہے, تو دوسری سائڈ پہ وہ باقاعدہ ایک ایکسچینج ہوتا ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی وزارت خارجہ سے کو فون کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ دنیا کے سامنے ہوتا ہے پھر سب کچھ. تو بہرحال یہ ٹیم جاپان چلے گی. جب جاپان چلے گئی تو وہاں پہ جو ان کی امیگریشن ہے وہ بڑی تگڑی ہے. جاپان کی امیگریشن بہت تگڑی ہے, 1 منٹ لگاتی ہے بندے کو واپس بھیجتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ اسے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. تو انہوں نے تحقیق کی وہاں پہ, تو کھلاڑیوں کو روک کے, تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی میچ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ڈاکومنٹس ہی جعلی ہیں. تو انہوں نے سب کو ڈیپورٹ کر دیا. جب ڈیپورٹ کر دیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو ایک ملک وقاص ایک بندہ ہے جس نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا. جب ملک وقاص کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا, تو اسے بتایا کہ 2024 میں وہ 17 رکنی ایک ٹیم جاپان پہنچا چکا ہے. اس سے پہلے فٹ بال کی پوری ٹیم جو وہاں پہ جا چکی ہے, اور وہ وہاں پہ کھیل بھی رہی. کھیلنے سے مطلب یہ ہے کہ بھاگ گئے, کام کر رہے ہیں. اچھا, اس معاملے میں نا ہم ایسے عجیب و غریب قوم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک فوجی بینڈ گیا تھا یہاں سے, بہت پرانی بات ہے. اچھا وہ بھاگ گیا وہاں سے, فوجی بینڈ واہ. ہاں, ایک مرتبہ ہاکی کی ٹیم گئی تھی, وہ فرار ہو گئی. یہ کمال ہے. ویسے ایئر ہوسٹسز بھاگ جاتی ہیں ویسے. یار کچھ اگین میں کہتا ہوں کو عقل مت استعمال کریں. جب سیدھا راستہ آپ کے پاس ہے تو سیدھے راستے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اچھا مجھے بتائیں, آپ نے کہا انڈیا جانا امپاسبل ہے, میزائل بن کے تو جا سکتے ہیں یار. ویسے اب آپ پھر نہیں, وہ آگے اگلی سٹوری میں. اچھا, تو یہ ہے جناب کہ یہ عجیب و غریب سا ہوا. لیکن اب یہ اس سے مجھے یہ بتائیں کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کو بہت اچھا سمجھتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بڑے اس کے اچھے ریلیشن ہیں. تو اس ٹائپ کے جب انسیڈنٹس ہوں گے تو یہ جو نارمل لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں بزنس کے لیے یا سیاحت کے لیے, تو ان کو ویزے کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ تو مزید ٹائٹ کر دیا نا آپ نے پورے سسٹم. ڈاؤٹ ہو جائے گا نا, پورا ڈاؤٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے जब چل पूरी फुटबॉल टीम ये हैरत है वैसे यार 22 बंदों की टीम उन्होंने वापस भेजी है अब सारे तो फिर वापस आए हैं और आपको पता है एक चीज मजे की इन्हें तरबियत दी गई है फुटबॉल खेलने की कि ये ना हो कि इन्हें खिलवा के देख लें खेला है मैंने पता है फुटबॉल कैसा होता है गोल होता है और उन्हें तरबियत दे के भेज रहे हैं कि जाओ खेल के आओ आओ नहीं भाग जाओ अच्छा अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी एक बात तो कंफर्म होगी और वो ये है जी कि गांव मूत्र का असर यार जो फिर वही नहीं आप कहूँ यार नहीं नहीं स्टोरी ऐसी लाजमी प्लीज कहूँगा। यार स्टोरी ठीक है नहीं, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं, नहीं, बनता है, यार बनता है। ऑनेस्टली लोग माइंड करते हैं कसम से Mind वैसे। करते हैं हाँ, वो भी करते हैं और मुझे बुरा आपको पता लगता है ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इंतजार करते और यार आप मैं क्या जैसे ही कहूँ? होंगे सारे बस नहीं चल ये फर्क लवर्स देखिए, हैं बेसिकली मैं पूरा महीना मैंने नहीं बोला लेकिन आज उनके लिए बोलूंगा जिन्हें अच्छा लगता एक महीना उनके लिए चुप रहा हूं जिन्हें अच्छा नहीं लगता तो गौ मूत्र का असर बहुत क्लियर नजर आना शुरू हो गया पूरे भारत के अंदर फैल चुका है ये वायरस बुरे तरीके से हरकत की है उन्होंने फिर एक अजीबोगरीब इस दफा जो हुई है वो हुई है अवामी सतह पर एक फिल्म जी रिलीज हुई जो ब्लॉकबस्टर हो गई बहुत ज्यादा उसने पैसे कमाए और यूथ के अंदर वो बहुत मकबूल हुई और उसके बाद इन्होंने उस फिल्म के साथ क्या किया बताते हैं जावेद चौधरी साहब अब ये स्यारा फिल्म है और चंकी पांडे जो हैं उनके भतीजे खान पांडे जो हैं वो इसके अंदर आए हुए हैं वो इसके हीरो हैं और इसके बाद हीरोइन जो है उसका नाम भी नया सा है और क्या नाम है अनियत पड्डा अनियत पटा ये देखो ना कितने वैसे चालाक आदमी हो और स्टोरीज आपकी होती हैं और लोग गालियां मुझे देते हैं कि ये किस किस्म की आपने स्टोरी शुरू कर दी आपने सारा कसूर मेरा होता है सारा मेरा जब स्टोरी पहले 2025 में ये फिल्म आई है और इस वक्त ये मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स पे भी दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही नहीं अभी तक मेरे ख्याल लॉन्च नहीं हुई है किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है अभी ये सिनेमास पे सिनेमास पे लेकिन बड़ी पॉपुलर फिल्म है और इस ब्लॉकबस्टर है इसने तबाही फेर दी आते ही ना बहुत इसने बड़े पैसे कमाए और ये दोनों एक्ट्रेस और एक्टर जो है ये नए हैं और डेब्यू फिल्म है इनकी पहली मरतबा ये सामने आए हैं और इतने ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि ये जो आसमान के ऊपर सितारे हैं ना उनमें से एक सितारा आइडेंटिफाई करके उनके फैंस ने उसका नाम सियारा रख दिया और बाकायदा उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है कि ये जो सितारा है आइंदा से इसको सियारा कहा जाए और सियारा भी फिल्म के रेफरेंस से किया जाए अब सितारे बहुत ज़्यादा हैं आपको पता है जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर कितने स्टार्स होंगे हमारी गैलेक्सी तो 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं जो काउंट हुई 2018 में 200 बिलियन गैलेक्सीज और एक गैलेक्सी के अंदर 450 बिलियन स्टार्स होते हैं अच्छा और जो हमारी गैलेक्सी है उसके 450 बिलियन स्टार्स हैं तो उनमें से एक अगर सितारा यार कम हो भी गया है सारे के नाम पे लग गया तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है बल्कि उसका जो साथ वाला सितारा है मैं सोच रहा हूँ कि उसको फ़र्क स्टार का करार दे दिया जाए और आपके नाम अलाट कर दिया जाए और आपको एक पासपोर्ट भी दे दिया कि जाओ जाके लैंड करके पासपोर्ट क्यों चाहिए तो वहाँ पे लैंड करो उधर कौन सा जापानी बैठने नहीं कोई मसला लैंड करो जाके वहाँ पे बल्कि अपना झंडा बना के ना वहाँ पे एक आज़ाद मुल्क जो उसकी बुनियाद रखो और जो है ना रिपब्लिक ऑफ फर्क है सियारा स्टार आपको अलाट कर रहे हैं चौधरी साहब ये देखें इन्होंने अपनी फुल फिल्म को ना अपग्रेड कर दिया तरक्की कर दी फिल्म में सैयारा घूमता है और सितारा जो है वो एक जगह स्टैटिक रहता है सैयारे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उसे तरक्की दे के इन्होंने सितारा बना दिया ठीक है और अपनी तरफ से पक्के हुए हैं ये 7 लोग तस्वीर भी देख रहे होंगे बाकायदा तो यार ये पब्लिसिटी स्टंट होते हैं यार पब्लिसिटी स्टंट करने में क्या हर्ज है मतलब एक समुद्र अलाट कर दें किसी फिल्म को किसी एक्टर को क्या फर्क पड़ता है हवाओं का नाम इधर रख लें कोई ग्लेशियर जो है उसका नाम रख दिया जाए बहुत सारी झीलें लोगों के नाम पे होती भारतीय समंदर अलॉट कर सकते हैं गौ मूत्र का अब देखो यार वो जो थी ना एक दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनियां ऐसे ही दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे फिल्म ये मेरा ख्याल 1994-95 में आई थी ये ऐसे 90s के एंड की फिल्म और ये स्विट्जरलैंड के अंदर फिल्माई गई है तो आज भी जो साइट्स हैं वो इनके नाम से पॉपुलर है वहाँ पे लोग जाते हैं तस्वीरें खिंचवाते हैं और बहुत पॉपुलर है वहाँ पे इसी तरह मुझे स्विट्जरलैंड पिछले महीने जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक जो क्रैश लैंडिंग के नाम से एक सीज़न था कोरियन अगर आपको याद और वो वहाँ पे उसके कुछ हिस्से उन्होंने वहाँ पे शूट किए थे तो जिस गांव के अंदर शूट किए गए हैं जो नदी है और साथ एक लेक है वहाँ वो अब जो प्लेस है वो बड़ी पॉपुलर हो गई है लोग वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने के लिए स्क्विड गेम्स हाँ नहीं उसका नाम था क्रैश लैंडिंग ऑन यू अच्छा हाँ तो क्रैश लैंडिंग ऑन यू जो है ना उसकी जो साइट्स हैं वो बड़ी पॉपुलर हो गई हुई वहाँ पे उसका नाम ही क्रैश लैंडिंग ऑन यू है जो सब क्रैश लैंडिंग इस पे तो इंडिया को फिल्म बनानी चाहिए ये लैंडिंग में तो ये माहिर हैं क्रैश लैंडिंग तो इस टाइप का ये होता रहता है यार पब्लिसिटी स्टंट है होने दिया करो ज्यादा दिल पे ना लिया करो इनको चीज़ चौधरी साहब ये है अंधभक्ति
ٹھیک ہے کہ جو چیز اچھی لگ جائے بس کچھ بھی کہہ دو, کچھ بھی کر دو اس کے لیے. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. تیسرا سٹار جو ساتھ ہے نا اس کو گاؤ بھی قرار دے سکتے ہیں اگر آپ کے نہیں, اپنے ہمسائے میں نہیں رکھوں گا, وہ ذرا دور کر لیں. تو یہ تھا آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک سے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.